Hello everyone, welcome you all to the next part of change in profit sharing ratio among the existing partner. Today we are going to start our new topic, which is accounting for revaluation of assets and liabilities when the change in profit sharing ratio among the existing partners. So first of all, we take a glance and revision of all topic which we have covered in this chapter. We have covered in this chapter first determine of sacrificing ratio and gaining ratio. What we have covered first, determination of sacrificing ratio and gaining ratio. इस रेशियो में हमने ये सीखा कि किस तरीके से ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो से डिटरमाइन करेंगे हम लोग कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। तो ये चीज़ें हमने कवर कर ली थी। अगर अभी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर जाकर देख लेंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि ये आप जान जाएं। नेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर गुडविल। अकाउंटिंग फॉर गुडविल में हमने सीखा था कि कितनी टाइप की गुडविल होती हैं और उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। बेसिकली 3 टाइप से हम लोगों ने सीखा था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज मेथड और थर्ड में था सुपर प्रॉफिट मेथड, और उसी में फिर था कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर नेक्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कि रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो उसे पार्टनर्स में कैसे डिवाइड किया जाएगा। इसमें हम लोगों ने 2 केसेस पढ़े थे। पहला केस पढ़ा था जब रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को हम लोगों को ट्रांसफ़र करना होगा पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। पहला केस था व्हेन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो पहले केस में हम ट्रांसफ़र करते थे, जहाँ पर ट्रांसफ़र करना होता तो सारे रिज़र्व प्रॉफिट, ये क्योंकि पुराने पार्टनर्स के बचे होते थे तो सारे रिज़र्व को पार्टनर्स की कैपिटल में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते थे। पुराने वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो। इसमें सारे रिज़र्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कर कंपनसेशन रिज़र्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिज़र्व, इन सबको डिबिट करते थे और ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में उनकी कैपिटल क्रेडिट कर देते थे, उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट एज़ पर देयर कैपिटल। अगर कैपिटल उनकी फिक्स्ड होगी तो उसमें वहाँ पर करंट में हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग होगी तो कैपिटल में। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई थी। और दूसरी चीज़, अगर इसको प्रॉफिट को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में तो हम लोग क्या करते थे, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते थे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दिया करते थे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर भी मैं कहूँगा कि अभी आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लीजिए अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो नेक्स्ट में अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, इसके बाद हम लोग समझने वाले हैं फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम लोग आज का ये कवर करने वाले हैं कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए। पहले समझिए कि रीवैल्यूएशन होता क्यों है और इसका मतलब क्या होता है। रीवैल्यूएशन तभी होता है, देखिए, रीवैल्यूएशन का मतलब हुआ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ अ फर्म मस्ट आल्सो बी रीवैल्यूएट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो existing partner. The reason is that the realizable or actual value of assets and liabilities may be differ from those shown in the balance sheet. It is possible that when the passage of time some of assets might be appreciated in the value while the value of certain other assets might have decreased, and no record has been made of such changes in the book of accounts. So the revaluation of assets and liabilities become necessary because the change in value of assets and liabilities belong to the period prior to the change in profit sharing ratio and hence must be shared by the partners in their old profit sharing ratio. तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे वर्ड से। अब यहाँ पर बात होगी कि रीवैल्यूएशन को 2 टॉपिक, यहाँ पर भी 2 केसेस आ जाएंगे, जैसा कि अभी आपने इसमें पहले में 2 केसेस समझे। पहला केस होगा व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक, जब बुक में वो रिकॉर्ड की जाएगी। दूसरा व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। तो इस तरीके से इस हेडिंग में यहाँ पर भी 2 टॉपिक, 2 केसेस हो जाएंगे यहाँ पर। अब आप मुझे बताइए, रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल नेचर का है, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का है। तो यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब मैंने बता दिया रीवैल्यूएशन एक नॉमिनल नेचर का है तो व्हेन एनी केसेस, अगर असेट्स और लायबिलिटीज़ से आपको अगर प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, अगर आपको लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन आपका डेबिट होगा। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हैं आपको। तो रीवैल्यूएशन नॉमिनल नेचर का है, बार बार मैं बोल दे रहा हूँ नॉमिनल नेचर, नॉमिनल इन नेचर, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अब आप सोचकर बताइए असेट्स और लायबिलिटीज़ कब रिवैल्यूएट हो सकती हैं। अगर आपको रिवैल्यूएशन डेबिट तभी होगा, देखिए मैं रिवैल्यूएशन डेबिट कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन डेबिट तभी होगा जब हमें लॉस होगा। तो लॉस किस वजह से हो सकता है, जब कभी भी मेरी असेट्स कम हो जाएँ।
असेट्स का कम होना फर्म के लिए क्या है, लॉस है। सो असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगा तो हमारे लिए लॉस होगा। एक ही साथ हम सारी चीज़ों को समझ लेंगे। टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट लिखा जाएगा, नरेशन में लिखा जाएगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इसलिए ताकि आपको चीज़ें कन्फर्म हो। दूसरा, या तो आपकी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाए तो भी आपके लिए लॉस है, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। तो दो तरह से लॉस हुआ। और कैसे आपका रिवैल्यूएशन डेबिट हो सकता है, अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज़ थी जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो नेक्स्ट में हो जाएगा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, तो ये हो जाएगा। ये इतने केसेस हैं जिस वजह से आपका रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। जस्ट इसका अपोजिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा, जब फर्म को फ़ायदा होगा। तो फर्म को फ़ायदा कब होगा, आप खुद सोच के बताइए। जहाँ असेट्स कम हो रही थी, लॉस हो रहा था, तो असेट्स इंक्रीज होने पर फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देते हैं। अब आप बताइए, बाय विच रीज़न रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जब फ़ायदा होगा, तो फ़ायदा कब होगा, जब असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए। पहला, असेट्स की वैल्यू का इंक्रीज़ होना, लिखेंगे असेट्स, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं इंक्रीज़, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो असेट्स इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा, या साथ ही साथ लाइबिलिटीज़ का कम हो जाना भी हमारे लिए फ़ायदा है, डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। ये डिक्रीज़ वगैरह इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको लर्न रहे, लेकिन आपको सिर्फ लाइबिलिटीज़ के नाम ही लिखने पड़ेंगे वहाँ पर। तो डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़। और साथ ही साथ कब फ़ायदा होगा, जब कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट्स आपको पता चल जाए कि कोई असेट्स ऐसी थी जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो ये सारी बातें हो गई। ये हमने आपको पूरा बता दिया कि कब ये क्रेडिट होगा, कब ये डेबिट होगा। इसी जर्नल से लेज़र बना लीजिए। रीवैल्यूएशन का लेज़र बनना है तो रीवैल्यूएशन को देखकर कॉपी कर दीजिए। पहली एंट्री से पहला रीवैल्यूएशन डेबिट है, या दूसरे से समझेंगे रीवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो जितनी भी चीज़ें डेबिट में होती हैं बाई की तरफ लिख दी जाती हैं, तो बाई क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। तो रीवैल्यूएशन की जितनी भी चीज़ें हैं ये सबको बाई 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 करके लिख दिया जाएगा। ऊपर रीवैल्यूएशन डेबिट में है, जितनी चीज़ें टू में है सबको टू टू करके लिख दिया जाएगा। ऐसे भी समझ लीजिए। दूसरा, ऐसे लेज़र को देख के समझिए, रीवैल्यूएशन अगर हमारा नॉमिनल है तो क्रेडिट में क्या होगा, ऑल इनकम्स। तो जो भी इनकम्स है, जो फ़ायदे हैं वो क्रेडिट की तरफ, और जो कुछ भी लॉस है वो डेबिट की तरफ। तो ये टोटल रिवैल्यूएशन का जर्नल हुआ और लेज़र हुआ। डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंस को क्या कहेंगे आप, अब आप मुझे बताइए। अगर मैं बोलूँ डेबिट यानी एक्सपेंसेस से ज़्यादा हमारे पास इनकम है, एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हैं और एक्सपेंसेस से ज़्यादा हमारे पास इनकम है, तो आप बोलेंगे सर अब जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो प्रॉफिट होगा, और दैट प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसको हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक ठीक, ये हो गई बात। दूसरी बात क्या होगी, अगर सर जस्ट उस तरफ अगर ज़्यादा आए, यानी इसका मतलब सर इनकम की तरफ तो कम आए और डेबिट की तरफ अमाउंट ज़्यादा है, इसका मतलब फर्म को अब लॉस होगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इन सभी का रिवीजन आप कर लीजिएगा बार बार। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए जितने भी टॉपिक आ रहे हैं, और अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट में ये समझने वाले हैं कि इन चीज़ों में जो दो केसेस आ रहे हैं वो दो केसेस कौन कौन से हैं। पहला केस बताया व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू और टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। पहले समझ भी लेंगे, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे ताकि सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएं। पहला, इन सच अ केस revaluation of assets and liabilities is done with the help of a new account called revaluation account, and sometimes this account is also called as a profit and loss adjustment account. So अब हम लोग शुरुआत करते हैं और कुछ क्वेश्चन के ज़रिए इसको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दिया हुआ है क्वेश्चन आपके सामने, देखिए मैं रीड कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। लिखा हुआ है ABC वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013 वॉज एज फॉलोज़। इनकी बैलेंस शीट नीचे दी हुई है जो कि आपके पिक्चर में भी दिख रही होगी, जिसको आप देख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है सारी बैलेंस शीट देने के बाद लास्ट में लिखा हुआ पार्टनर डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। इट वॉज एग्रीड दैट। इस क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि क्या एग्रीड किया गया। पहला लिखा हुआ है स्टॉक बी वैल्यूड एट 1,10,000। पहले में स्टॉक लिखा हुआ है 1,10,000, तो हम पुरानी बैलेंस शीट में देखेंगे कि वैल्यू वहाँ कितनी दी है। वहाँ पर वैल्यू दी हुई थी, देखिए बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ था 1,20,000। तो 1,20,000 के बाद अभी वैल्यू बची है 1,10,000। इट मीन्स ये जो स्टॉक है ये स्टॉक कम हुआ है, और स्टॉक क्या होता है हमारा, असेट्स होता है। देखिए चीज़ों को ध्यान से समझते जाएं। पहली चीज़ सारे क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और देखिए लास्ट में क्वेश्चन कह क्या रहा है करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है लास्ट में, फिर मशीनरी भी लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई। चलिए एक एक करके देखते हैं। स्टॉक कितना हुआ, -10,000 कम हुआ।
तो जब 10,000 कम हो, ये आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है? स्टॉक क्या है आपका? असेट्स है। असेट्स का कम होना हमारी फर्म के लिए लॉस है। तो सिंपल सी एक एंट्री क्या बनेगी? नॉमिनल अकाउंट है रिवैल्यूएशन, यानी लॉस हुआ है। असेट्स को करेंगे डेबिट, सॉरी रिवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट, और असेट्स को हम लोग क्या करने वाले हैं? क्रेडिट करने वाले हैं। इज इट क्लियर? आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो पहले क्या करेंगे? पहले हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें लॉस हो रहा है। जैसे ही लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक क्या है? असेट्स। असेट्स वैसे भी आपने मॉडल रूल में पढ़ा था, असेट्स जब इंक्रीज हो डेबिट, डिक्रीज हो क्रेडिट। तो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है 10,000, क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन डेबिट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ मशीनरी इज़ टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू 10% डिप्रिशिएट हुई है। डिप्रिशिएट हुई है इसका मतलब कम हुई है। तो मशीनरी हमारी क्या है? असेट्स है। असेट्स की वैल्यू फिर से जब कम होगी तो फिर फर्म के लिए लॉस होगा, और लॉस होने के केसेस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। फिर लिखेंगे हम लोग क्या? सेम चीज़ें, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और मशीनरी को क्रेडिट करेंगे। देखेंगे मशीनरी की वैल्यू कितनी बुक में दी है। मशीनरी की वैल्यू बैलेंस शीट में पुरानी दी हुई है 1,59,000, जिसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15,900, 15,009। ये भी कम हो रहा है, ये भी एक असेट्स है, दोनों के दोनों असेट्स हैं। और असेट्स की वैल्यू कम होगी तो फिर से हमारे लिए लॉस होगा। चाहिए तो मर्ज एंट्री करिए। मर्ज एंट्री का मतलब एक बार लिख दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, फिर उसी के साथ टू स्टॉक, जितनी भी असेट्स हैं सारी असेट्स का एक साथ नाम लिखिए या अलग अलग करके लिखिए। बाद में एंट्री को मर्ज कर लिया, लेज़र बनाने पर तो सेम सब एक ही आएगा। तो फिर से एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और मशीनरी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है 15,900। तो यहाँ पर लिखेंगे, दोनों को मर्ज करना भी आपको आता है, 11th में हमने आपको सिखाया था। 11th के ही कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, और जो भी कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चीज़ों को समझना है आपको, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज़ टू बी मेड ऑन डेटर्स 5%। ये प्रोविज़न क्रिएट किया जा रहा है। प्रोविज़न होता क्या है? प्रोविज़न और रिजर्व कुछ भी है तो वो एक लाइबिलिटीज़ होती है, और क्रिएट करना इसका मतलब वो बढ़ेगा। तो जब कभी भी लाइबिलिटीज़ आपकी बढ़ती है तो फिर आपके लिए लॉस होगा, और लॉस के केसेस में क्या होगा? लॉस के केसेस में यही होगा कि रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और टू प्रोविज़न के नाम से उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट एंट्री हमारी पास होने वाली है, फिर से रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, जैसे ऊपर डेबिट होता आया है। थर्ड में भी करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 5% निकालेंगे तो सबसे पहले देखते हैं डेटर्स कितना है। डेटर्स है हमारा 44,000। ठीक है, ये एंट्री कर लीजिए, फिर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब देखिए क्वेश्चन में ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कि 44,000 सन्डी डेटर्स था, जिस पर आपको क्रिएट करना है 5%। अब हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट में या बुक क्वेश्चन के नीचे कहीं पर भी लिख कर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल तो आएगा 2200। करके भी आप देख लीजिए। देखिए ऐसे लिखिए 44,000 मल्टीप्लाई करिए 5 डिवाइडेड बाय 100, 20 एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा 4400। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 द 20, फिर 20 22, तो 2200 आ जाएगा। हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया कैसे डेटर्स पर 5% हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो उम्मीद है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए फिर नेक्स्ट में लिखा हुआ मशीनरी टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। अब मशीनरी की वैल्यू बढ़ जा रही है, सॉरी बिल्डिंग लिखा हुआ है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ने का मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ना, और जब कभी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। असेट्स इंक्रीज़ होना हमारे लिए फ़ायदा है, इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ के केस में क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, असेट्स को डेबिट कर देंगे। कोई भी रूल से समझिए, डेबिट और क्रेडिट में अगर एक चीज़ों को आपने पकड़ लिया है तो अल्टीमेटली दूसरी मीनिंग आपको समझ में आ जाएगी। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था असेट्स इंक्रीज़ होना मतलब डेबिट। तो यहाँ पर बिल्डिंग है जो कि असेट्स हैं, इंक्रीज़ हो रही है, तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन क्रेडिट इसलिए भी होगा क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है, और बाय दिस नॉमिनल अकाउंट, बाय दिस इवेंट्स, इस ट्रांजैक्शन की वजह से, ये हैपन होने की वजह से फर्म में हमारे लिए फ़ायदा हो रहा है, तो हम फ़ायदे को लिख लेंगे। तो ये तीनों एंट्री को एक साथ मर्ज करके एक बार लिख सकते हैं। एक बार लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर लिख दिए टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू प्रोविज़न। स्टॉक का अमाउंट 10,000, फिर 15,900, 2200, तीनों को ऐड करके एक साथ लिख सकते हैं। तीनों को ऐड करिएगा तो आएगा 28,100। एक बार में इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है अ लायबिलिटीज़ फॉर 2500 इंक्लूडेड इन सिंडिकेटर इज़ नॉट लाइकली टू अराइज।
एक लाइबिलिटी थी 2500 रुपये की, जो सिंडिकेटर के नाम से थी, वो पैदा ही नहीं हुई, राइज़ ही नहीं हुई, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी हमने कुछ पैसे रखे थे कि हमें इसको पे करना पड़ सकता है, क्रेडिटर है यानी हमें पे करना होगा, मेरी लाइबिलिटीज़ थी जो कि कॉल्ड नहीं हुई, जो कि क्रिएट नहीं हुई। इसका मतलब लाइबिलिटीज़ कम हो रही है हमारी। हमने 2500 की लाइबिलिटीज़ बनाई थी लेकिन वो कम हुई। तो लाइबिलिटीज़ का कम होना, लाइबिलिटीज़ अगर कम होगी तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब कभी भी प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट के केसेस में हमेशा हमेशा हम लोग रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज़ कम हुआ है तो फ़ायदा है, उसको लिखेंगे डेबिट। तो सिंडिकेटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। यहाँ पर लाइबिलिटीज़ कम हो रही है 2500 की, इसीलिए 2500 का फ़ायदा है। यहाँ पर भी 2 बार रीवैल्यूएशन क्रेडिट आया है, चाहे तो दोनों को प्लस करके एक मर्ज एंट्री कर लें। मर्ज एंट्री अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, उसको लिखेंगे 40,000 बिल्डिंग आपकी डेबिट हुई है और 2500 क्रेडिटर, दोनों को मिला के 42,500। तो आई थिंक थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये सारी इतनी ही एंट्री सिर्फ और सिर्फ पास होगी, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और इन तीनों एंट्री को जो जिसमें रिवैल्यूएशन डेबिट है, सबको बच्चों एक साथ कर सकते हैं जैसा कि आपने 11th में किया था। तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो पुराना लेक्चर ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको वो चीज़ें रिकैप हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं और आगे क्या करना है। तो ये इतनी सारी बातें हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी का जर्नल से लेज़र बना लेंगे। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लें और इसी के साथ लेज़र बना दें। लेज़र बनाना जैसा कि आप सभी को आता ही है। इसके बाद जब लेज़र बनाएंगे हम लोग, तब हमारी एंट्री पास होगी। चलिए, अमाउंट यहाँ नहीं लिखा है, अमाउंट सिर्फ मैंने कैलकुलेट किया था, तो अमाउंट यहाँ लिखते चले जाते हैं। दोनों का अलग अलग करके लिख लेंगे जैसा कि बुक में दिया हुआ है। 40,000 उसका था अप्रिशिएटेड और उसका था 2500। तो दोनों एक साथ आप कर सकते हैं, दोनों को एक साथ कर लीजिए या उसको कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को भी बार बार देखते रहिए और इसको रिपीट कर लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका लेज़र बनाना सीखते हैं। तो लेज़र जब आप बनाएंगे, लेज़र बनेगा रीवैल्यूएशन का, लिखेंगे रीवैल्यूएशन और जो भी एंट्री अभी हम लोगों ने की थी उस एंट्री को जस्ट कॉपी करते चले जाएंगे। रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट भी वैसा ही होगा, पार्टिकुलर अमाउंट एंड पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे पार्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, फिर अमाउंट। जो पहला अमाउंट होता है वही हमेशा डेबिट होता है, इस बात को भी हमेशा याद करना है आपको। तो जितनी चीज़ें टू में थी सब एक साथ कॉपी करते हुए लिख के चले जाएंगे। टू स्टॉक था वहाँ पर, टू मशीनरी थी, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स था। एक एक के अमाउंट लिखते जाएंगे। स्टॉक था 10,000 से, टू मशीनरी आपकी थी 15,900। फिर उसके बाद आपने प्रोविज़न जो बनाया था, प्रोविज़न लिख लीजिए पहले। फिर प्रोविज़न क्या था, प्रोविज़न था आपका 2200। तो ये सारी बातें हो जाएंगी, खटाखट लिखते जाइए, आपकी भी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हैं। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न आपको आ रहा है जनरल से लेज़र में, तो प्लीज़ आप दूसरा लेक्चर ज़रूर देखिए, जो लास्ट लेक्चर हमने अपलोड किया है 11th क्लास के लिए, है ना। उम्मीद है 11th में डाउट क्लियर थे। अब जो भी जितनी भी चीज़ें डेबिट की तरफ थी सबको बाई करके दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे हम लोग, बाई बिल्डिंग, बाई सिंडिकेटर। बिल्डिंग थी हमारी 40,000, सिंडिकेटर थे हमारे 2500। इसको लिखने के बाद व्हाट वी विल डू, इसको लिखने के बाद हम लोग बैलेंस करेंगे जैसा 11th में करते थे। दोनों तरफ बड़ी सी लाइन करेंगे, दोनों तरफ चीज़ों को ऐड करेंगे। दोनों तरफ ऐड करने के बाद जो अमाउंट ज़्यादा होगा वही दोनों साइड लिख दिया जाएगा। फिर उस अमाउंट को बैलेंस करेंगे। अभी मैंने कॉन्सेप्ट में आपको पहले ही क्लियर बता दिया है कि डेबिट में ज़्यादा हो और क्रेडिट में कम हो, इसका मतलब नुकसान ज़्यादा, फ़ायदा कम तो लॉस होगा। और जब कभी फ़ायदा ज़्यादा क्रेडिट में हो और डेबिट में कम हो, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। ऐड किया तो डेबिट की तरफ ही ज़्यादा आ रहा है 42,500, वही दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने पर जो हमको बैलेंसिंग अमाउंट मिलेगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। जब हम बैलेंस करेंगे इसको तो आएगा 14,400। अब इसी 14,400 को हम लोग बांटेंगे। किस में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर में। याद रखिएगा इस बात को, ओल्ड पार्टनर में बांटना है और ओल्ड ही रेशियो में इसको बांटा जाता है। इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न अब आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में इन सारी चीज़ों को बांट दिया जाएगा। जब आप बांटेंगे 3:3:2 में, तो ये आंसर आपके पास आएगा। ये मैंने कैलकुलेट किया तो ये आएगा 5400 फर्स्ट का आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से बी का टोटल इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करिए, देखते हैं। देखिए 14,400 सबसे पहले सभी का ऐड किया, सम किया तो 8 आया। फिर उसके बाद 3 से करेंगे तो 3 से करने के बाद आएगा 5400 पहले का, कि दूसरे का भी रेशियो 3 ही है तो उसका भी आएगा 5400।
दूसरे का रेशियो 2 है, तो उसको क्या कर देंगे 18 टू द 36 आ जाएगा। रेशियो सॉल्व करके देख लीजिएगा, रेशियो में तो बांटना आप सभी को आता ही होगा। उम्मीद है कि कुछ चीज़ें आपको आ ही रही होंगी। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने पर 54 और 36 आया, यही ओल्ड रेशो में ही बांटे जाएंगे। अब आपके बैलेंस हो गए हैं पूरी तरह से बराबर। इसके बाद देखिए, जितनी भी चीज़ें आप पार्टनरशिप में पढ़ते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाएं, जितनी भी चीज़ें आप पार्टनरशिप में पढ़ते हैं सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ठीक है, ये आपका कवर्ड हो गया। और सारी बातों को याद रखिएगा जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं पूरे रिवैल्यूएशन में, शुरुआत से लेके अभी तक। तो चलिए, अब रिवैल्यूएशन के जो क्रेडिट में आएगा उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, उसको हम लोग प्रॉफिट मानेंगे। क्यों? क्योंकि डेबिट आपका कम है, क्रेडिट ज़्यादा है, इसीलिए डेबिट में बैलेंसिंग फिगर और लिखना पड़ रहा है ना। और वो जो फ़ायदा होगा उसकी एक अलग से एंट्री और बन जाएगी। अगर जस्ट उल्टा उस तरफ आता तो वो लॉस होता। इसका मतलब डेबिट आपका ज़्यादा था, क्रेडिट कम हुआ, बैलेंसिंग अमाउंट करने के लिए उस तरफ लिखना पड़ा, तो वो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक, ये बातें हो गई। अब देखिए आगे रिवैल्यूएशन की। अब यहाँ से एंट्री क्या पास होगी, नई वाली। अब इस केस में एंट्री पास होगी, जब प्रॉफिट होगा तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीस कैपिटल सी, और लॉस होगा तो लिखेंगे वहाँ पर ए बी सी कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट है आपका रिजर्व, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इससे पहले टॉपिक पे हम लोगों ने ख़त्म किया था कि जनरल रिजर्व में अगर लिखा हुआ है कि इसको पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफ़र करो तो लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी कैपिटल, सबको बांट देंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ बैलेंस शीट में ये अपीयर हुआ है जनरल रिजर्व। तो जैसे ही जनरल रिजर्व आ गया, ट्रीटमेंट हम वही करेंगे जो हमने इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब उसको ट्रांसफ़र नहीं करना होता था कैपिटल में, तो याद रखिए हम लोग क्या करते थे, ओल्ड और न्यू रेशियो से सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते थे, और उस केस में गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते थे। यहाँ पर 36,000 जो टोटल दिया हुआ है वो गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखते हैं ओल्ड रेशियो इसका क्या था। ओल्ड रेशियो था 3:3:2, और इनका न्यू रेशियो जो था वो न्यू रेशियो दिया हुआ है कि पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर 2013 को 3:4:3:2। तो ये इनके दोनों रेशियो हो गए। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं इसको, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। एक रेशियो निकालते हैं, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड में क्या लिख सकते हैं इसको, ओल्ड में जो ए है, ए का 4:3:6:8, तो इसको लिख सकते हैं 3/8। तो 3/8 लिख देंगे, 3/8 माइनस 4:3:7:9 लिख देंगे 4/9। एलसीएम ले लेंगे। अब इस तरीके से सबको पहले लिख लेते हैं। बी का होगा 3/8 माइनस 3/9, इसका हो जाएगा 2/8 माइनस 2/9। सबका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 72। इसका जब एलसीएम ले लिया जाएगा, देखिए खटाखट सॉल्व करिए बहुत जल्दी जल्दी, 72 लिख दिया जाएगा, ये हो जाएगा 72। और ऊपर माइनस करेंगे और डिवाइड करके भी आप लोग देख लेंगे तो एग्जैक्टली वहाँ पर आ जाएगा आपका 5/72। नेक्स्ट में आएगा आपका, ये माइनस करेंगे तो 3/72 आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा पहला आपका गेन कर रहा है क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, और जब माइनस में आएगा तो मैंने बताया इन्वर्स दूसरा अपोजिट फार्मूला होगा, दूसरे में सेक्रीफाइस ही कर रहा है 3 और इसका 2 हो जाएगा 2/72। तो ये इनका रेशियो सेक्रीफाइसिंग का क्या आया, 3 और 2 आया, तो सेक्रीफाइसिंग का रेशियो। तो होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये और ये दो पार्टनर, 3 पार्टनर हुए जिसमें 2 सेक्रीफाइस कर गेन कर रहा है। तो गेनिंग पार्टनर जो होगा, फिर से मेरी बात को समझो, वाइप करके भी मैं लिख देता हूँ, जो गेनिंग पार्टनर होगा, गेनिंग पार्टनर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ प्रॉफिट दे। इसीलिए गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को कम करते हैं, और कैपिटल कम करने के लिए डेबिट करना होता है, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कुछ पैसे देते हैं, इसीलिए उसकी कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करते हैं। यही मेन कॉन्सेप्ट है। इसलिए हमेशा पहले क्या लिखेंगे, गेनिंग पार्टनर जो है आपका, गेनिंग पार्टनर का नाम क्या है, एज कैपिटल। ए की कैपिटल को डेबिट करेंगे, कैपिटल का डेबिट होने का मतलब कैपिटल को कम करना। ये सारी चीज़ों को सुनते रहेंगे तभी आपको पूरा कंक्लूजन मिलेगा। और बी की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि बी ने सेक्रीफाइस किया है। सी की भी कैपिटल को बढ़ाएंगे, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। या इस तरह से समझिए, डेबिट होंगे गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइस करेंगे वो। अब इनको बांटेंगे। टोटल रिजर्व था 36, जिसमें पहला रेशियो गेनिंग का था 5/72। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए ऊपर आ जाएगा 500 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2500 होना चाहिए। 2500 आप करके देख लेंगे, किसी भी तरह से करके देखिए तो 2500 आएगा। रेशियो आपके सामने दिया हुआ है
किस में बांटना है, टोटल 36,000 को 5/72 से करना है। दूसरे का करेंगे तो वो आ जाएगा 15 और नेक्स्ट का करेंगे वो आ जाएगा 1000। इस तरीके से इन चीज़ों को बांट दिया गया है। होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। और इसके बाद भी अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट आएगा, आराम से वीडियो को देखिएगा, इससे पहला वीडियो भी देख लीजिएगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न होगा सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूज़न रहती है तो प्लीज़ और ज़्यादा मेहनत करिए, नहीं तो पोगो देखिए। थैंक यू सो